खत्म होगा आतंक के आकाओं का खेल। इंडिया 2047 के गुनाहगार जाएंगे जेल। फुलवारी आतंकी मॉड्यूल की टूटेगी कमर। पीएफआई के आतंकी मंसूबे का होगा पर्दाफाश। आतंकी मॉड्यूल पर एनआईए का बड़ा एक्शन। एक साथ 30 ठिकानों पर एनआईए का छापा। संदिग्ध आतंकियों और परिजनों से पूछताछ। संदिग्ध आतंकी बोलेंगे, हर एक राज खोलेंगे। टेरर मॉड्यूल पर एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार के 11 जिलों के 32 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला। बिहार में एनआईए का छापा। कई जिलों के 32 जगहों पर छापेमारी। पीएफआई टेरर मॉड्यूल की छानबीन। पीएफआई टेरर मॉड्यूल को खंगालने में एनआईए की टीम जुट गई है। गुरुवार की सुबह एनआईए की टीम ने बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के साथ साथ कटिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, छपरा, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, नालंदा और जहानाबाद के 32 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना में 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई। फुलवारी शरीफ के मलकियाना और गौनपुरा में एनआईए ने दबिश दी। गौनपुरा में मोहम्मद खली कुजम्मा खां के यहां से एनआईए की टीम कई दस्तावेज अपने साथ ले गई है। छापेमारी की जगह पूरी एनआईए की टीम है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या कुछ मिला है छापेमारी में? कुछ बताएंगे? क्या कुछ मिला है? कुछ बताएंगे? दरभंगा के दानिश लॉज में भी छापेमारी हुई। ये लॉज एनआईए की गिरफ्त में आए नरूद्दीन जंगी के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। एनआईए की दूसरी टीम ने सिंहवाड़ा थाना इलाके के शंकरपुर गांव में मोहम्मद मुस्तकीन के घर छापेमारी की। इसके अलावा एनआईए की छापेमारी कटिहार, नालंदा, मुजफ्फरपुर, छपरा और वैशाली समेत तमाम जिलों में चलती रही। एनआईए की इस छापेमारी के पीछे मकसद है फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करना, जिसका खुलासा 2 महीने पहले हुआ था। दरअसल करीब 2 महीने पहले पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी हुई थी। पुलिस ने पीएफआई के दफ्तर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का किया था भंडाफोड़। शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर युवाओं को दी जाती थी आतंक की ट्रेनिंग। देश में हिंसा, वैमनस्य फैलाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग कैंप में पीएफआई के इंडिया 2047 के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के ज्ञान पर सवाल उठाया तो अब प्रशांत किशोर ने उन पर जवाबी हमला बोला। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि एक नीतीश को ही ए से जेड तक का ज्ञान है, क्योंकि ऊपर भगवान है और नीचे सर्वज्ञानी सिर्फ नीतीश कुमार हैं। आपको बताएं कि नीतीश ने कहा था कि पीके को एबीसी मालूम नहीं। चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है? दूसरा महीना चालू है, 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देकर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको नेता मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे एक आप हैं। दरअसल प्रशांत किशोर को लेकर सीएम नीतीश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। सीएम नीतीश ने कहा था कि प्रशांत किशोर को बिहार का एबीसी भी मालूम नहीं। अगर वो कोई बात बोलते हैं तो समझ लीजिए उसका मन बीजेपी के साथ रहने का होगा। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना,
हाँ, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। और दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है। और आपको बताएं कि नीतीश कुमार 2015 में महागठबंधन के लिए काम कर चुके हैं और 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के घर में रहकर महागठबंधन के चुनावी प्रबंधन को भी संभाल रहे थे। साल 2018 में जेडीयू में शामिल हुए थे और उस वक्त नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। इसके बाद में प्रशांत किशोर जेडीयू से अलग हो गए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। इन लोगों की कोशिश अलग अलग धर्मों के बीच झंझट कराने की होती है, लेकिन हम लोग एकजुट हैं। मतलब नहीं है, इस सब का तो क्या चीज है? किशनगंज तो कौन चीज है? इन लोगों का क्या मतलब है? ये तो कोशिश में लगे ही न रहते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ हो जाए। छापा भी पड़ रहा है तो ये सब बिना मतलब का चीज करने के लिए तो एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सबको और आपस में कभी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई समुदाय के लोग हो, कोई तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या मतलब है? झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं। देश में पीएम मोदी का कोई विकल्प है? मीडिया के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि समय आने पर पता चल जाएगा। कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पता चलेगा, प्रधानमंत्री जी आज राजपथ का नाम चेंज कर रहे हैं। वो तो पता ही चलेगा समय पर। वहीं नई सरकार बनने के बाद बिहार में जंगल राज के बीजेपी के आरोप पर सीएम नीतीश कुमार ने सिरे से नकार दिया और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बिहार में जनता राज है। तेजस्वी जी जो साथ आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए हैं। अच्छा, एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? बिहार में जंगल राज है या जनता का राज, ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी पटना में खनन विभाग के इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी मिली। जिस शख्स ने धमकी दी उसने खुद को आरजेडी विधायक का भाई बताया। एफआईआर के बाद भी अभी तक धमकीबाज गिरफ्त से बाहर है, लिहाजा सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री से बड़ी मांग कर दी है। क्या बिहार में धमकीबाजों की चलेगी? क्या बिहार में बदमाशों की बहार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पटना जिले में खनन विभाग के बड़ा बाबू अरुण कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। किसने धमकी दी और क्यों दी, आप अरुण कुमार की जुबानी ही सुनिए। 11:19 पे फोन आया मेरे मोबाइल पे 94 318 79 395 से। उधर से बोला गया कि मैं रीतलाल यादव का भाई बोल रहा हूँ। हम बोले जी बोला जाए। हाँ, तो कैसे गाड़ी पकड़ लिए? गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी पकड़ ली। सगुना में आप ही गाड़ी पकड़े हैं? हाँ, हम ही पकड़े हैं। तो गाड़ी कैसे पकड़ ली? मेरा गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी हम पकड़ लिए। हाँ, तो शाम को आप ठीक नहीं रहिएगा। ठीक है भैया, ठीक नहीं रहेंगे। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को आरजेडी विधायक रीतलाल का भाई बताया है। उसका नाम संतोष कुमार है। आरोप है कि संतोष अपने 8-10 साथियों के साथ जिला खनन कार्यालय पहुंचा और भद्दी गालियां दी। संतोष कुमार आए थे, वो बोल रहे थे, जो इंस्पेक्टर साहब को फोन करके गाली दे रहे थे कि हम रीतलाल के भाई हैं, संतोष कुमार बोल रहे हैं, हम उस पर गाड़ी चढ़ा देंगे, आप 4 लाख फाइन जोड़िए। हम 1.5 लाख फाइन जोड़ के दिए थे, 1,42,400 का। उसको उफाड़ दिए, कहने आप 4 लाख दीजिए। ज़बरदस्ती कहता था 4 लाख लीजिए, हम 8 लाख इंस्पेक्टर से घर पर जाके वसूल लेंगे शाम में। अभी आप लिखिए 4 लाख। जबरदस्ती कर रहा था, पूरा गाली बक रहा था। कार्यालय पहुंचा। इस घटना के बाद सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार किया और फौरन खान एवं भूतत्व मंत्री
रामानंद यादव को पद से हटाने की मांग कर दी। क्योंकि लालू परिवार का बालू से बहुत पुराना संबंध है, बालू माफियाओं से संबंध है, और इसलिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा। पहली बात तो ये कि तत्काल अपराध के संगीन मामलों के आरोपी श्री रामानंद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, और चूंकि लालू परिवार का बालू माफियाओं से संबंध है, जिसका दस्तावेज और प्रमाण मेरे पास सारे हैं, तो यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल से लेकर किसी अन्य राजनीतिक दल यानी जो उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको यह विभाग सौंपा जाए। सुशील मोदी के आरोप के सियासी मायने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब तक बिहार में विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार को ही जाना जाता रहा है, लेकिन फिजा बदल रही है। विकास पुरुष के रूप में अब तेजस्वी की ब्रांडिंग हो रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में विकास पुरुष की बात हो तो सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम सामने आता है, लेकिन पटना की सड़कों पर चस्पा ये पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है। बिहार में दोबारा डिप्टी सीएम की कमान संभालने वाले तेजस्वी की नए तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है। विकास की छवि तेजस्वी वाले पोस्टर के जरिए तेजस्वी को बतौर विकास पुरुष पेश किया जा रहा है। अभी तक जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष के रूप में दिखाती रही है। तमाम होर्डिंग्स और बड़े बड़े बैनरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताती रही है, लेकिन नए गठबंधन बनने के बाद जब डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव आए हैं, आरजेडी ने ये तस्वीर भी एक नई बनाई है। और देखिए, राबड़ी आवास के ठीक सामने ये एक बड़ा पोस्टर लगा है और जिसमें तेजस्वी यादव को विकास की छवि बताया गया है। तेजस्वी के नए पोस्टर में बीजेपी कुछ और देख रही है। बीजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार अपनी बदौलत नहीं बल्कि तेजस्वी की दया पर सीएम बने हैं। तेजस्वी जब चाहे उन्हें हटाकर सीएम बन सकते हैं। अब उनको ऑपोजिशन की ही राजनीति करनी है, और ऑपोजिशन की राजनीति भी 6 महीने तो बेचारे करेंगे ही। वह तो तेजस्वी जी की दया पर है, जब तेजस्वी जी चाहेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जाहिर है पोस्टर पर अभी सियासी पारा और चढ़ेगा, क्योंकि आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी विकास पुरुष दिखाए जा रहे हैं और जेडीयू के पोस्टर में नीतीश दिल्ली का दम दिखा रहे हैं। पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अनोखी सौगात। यहां आम जनता की सुविधा के लिए हर संभव स्थान पर वॉकवे का निर्माण किया गया है। आप देख किस प्रकार कैनाल्स पर ब्रिज का निर्माण किया गया है। आज कर्तव्य पथ पर आम नागरिकों के लिए 16.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग प्रदान कर रहा कर्तव्य पथ। कहीं भी आपको लॉन पर चलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लेडीज तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें तब की जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली से इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ती हुई एक नामचीन सड़क और रिपब्लिक डे परेड से लेकर लोगों को पिकनिक तक की ये सड़क गवाही बनती रही। लेकिन देखिए, सुभाष चंद्र बोस, उनकी प्रतिमा, और अब एक नए रूप में इस सड़क के आसपास के जो एरिया हैं वो सेंट्रल वेस्ट प्रोजेक्ट के तहत इसका रीडेवलपमेंट शुरू हुआ, और 19 महीनों के बाद आज का ये दिन है जब चीज़ें बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी बिल्कुल एक नई पहचान के साथ इस कर्तव्य पथ को जनता को समर्पित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रतिमा के अनावरण के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। तो ये इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया है और पुष्प अर्पित किया है। तो कर्तव्य पथ पर बहुत सारी चीज़ें बदल गईं
और ये तस्वीरें हम तब की दिखा रहे हैं जब नेताजी की एक अद्भुत प्रतिमा का अनावरण करते हुए नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं और इंडिया गेट के पास इन प्रतिमा का अनावरण किया गया है, देश को समर्पित किया गया और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तब की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्या क्या बदलाव हुए हैं सारी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। तो लगातार काम चल रहा था, 19 महीने का वक्त लगा और ये जो इंडिया गेट के सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है बिल्कुल बनकर तैयार है और इसे कर्तव्य पथ कहा जाएगा। तो उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों उस प्रतिमा का सजाया गया है सबके सामने, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का। और ये जो 6 बजे से 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और को भी इजाद किया गया। लगातार काम होता रहा, 24 घंटे मजदूर काम करते रहे और 7 बजे का वक्त जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण हुआ, प्रधानमंत्री इंडिया गेट पहुंचे और उसके बाद जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा अगर हम आपको बताएं तो श्रमजीवियों से संवाद प्रधानमंत्री का होगा, कर्तव्य पथ का उद्घाटन होगा और 8:02 पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो ये जो एक बड़ा आकार आप देख पा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन देख पा रहे हैं, उस स्क्रीन पर उसकी एक झांकी झलक देखने को मिल रही है। हालांकि ये जनता को समर्पित है और बदलते भारत की एक नई तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर झलकती है, जिसमें जो प्रतिमा जो जहाँ से आगाज होता है वो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, जिन्हें पूरी ही दृढ़ता के साथ उनका प्रतिमा को अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री के करकमलों के द्वारा और उसके बाद उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। तो एक नई शुरुआत और एक दिलकश नज़ारा, विस्टा का मतलब यही होता है कि एक दिलकश नज़ारा जो दिखेगा पूरे भारत को और भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखेगा। और ये देखिए बदलता भारत किस तरीके से दिखता है। इंडिया गेट को आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंडिया गेट की तस्वीरें और इंडिया गेट के आसपास की चीज़ें अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। जो दिल्ली को जानते हैं और बाहर से भी जितने लोगों ने दिल्ली को जानने के लिए वहाँ तक अपनी पहुँच बनाई है, उनके लिए अब तस्वीरें बिल्कुल ये खास होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत कुछ बदल गई। और जो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है वो एक नई लगाई गई है, जिसका भी उद्घाटन कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने किया है। और क्या क्या बदला है ये हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ के आसपास इर्द गिर्द का जो इलाका है वो काफ़ी ग्रीन होगा, यानी कि हरा भरा होगा, हरे भरे पेड़ होंगे, नहर होंगे, पार्क होंगे और ये पूरी तरीके से एक खूबसूरत, जैसा कि हमने कहा कि सेंट्रल विस्टा कहते हैं, विस्टा का मतलब होता है दिलकश नज़ारा, यानी कि आपको जहां भी आप देखेंगे सुकून देने वाली तस्वीरें आपकी आंखों में कैद होती रहेंगी। और पहले भी काफ़ी खूबसूरत था और अब भी जो तस्वीरें हैं वो बेहद सुखद हैं और जगमग रोशनी आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। और एक टॉप व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन से लेकर सारी जो नई तस्वीर है इसमें आपको झलक देखने को मिलेंगी। तो ये आप सिर्फ अगर इंडिया गेट के पास अगर आप जाएं तो दोनों तरफ एक नई शॉप्स बनाई गई हैं, वहाँ पर आप पूरे देश के जो व्यंजन हैं आपको वहाँ पर खाने के लिए मिलेंगे। यानी कि ये जो पहले जो चीज़ें हो रही थी उन्हें एक बदल करके नया स्वरूप दिया गया, लेकिन ये स्वरूप इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के लिए आपको यात्रा करनी होगी। और लेकिन इसमें एक चीज़ है कि पहले जब लॉन में बैठकर आप घर से लाया हुआ खाना खाते थे वो इस बार नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसके लिए एक खास व्यवस्था वहाँ पर की गई है। और ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था इस आदमकद प्रतिमा का, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्प अर्पित किया। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सिवान से, जहां दो पक्षों के बीच पथराव हुआ है। महावीरी अखाड़े के दौरान पथराव में 2 पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना है। एक गुमटी में भी आग लगा दी गई है, असामाजिक तत्वों ने आग लगाई है। मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। बड़हरिया थाना इलाके का यह मामला है।
जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। बरहट के भोरबंदारी जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए 2 आईईडी बम लगा रखा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बम मिले। इसके बाद दोनों को डिफ्यूज किया गया। मौके से 3 हैंड ग्रेनेड और तार भी बरामद किए गए हैं। तो जमुई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बरहट का जंगल, 2 आईईडी बम बरामद। हालांकि इन बमों को डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज की जो तस्वीरें हैं, जब इन्हें डिफ्यूज किया गया था और तेज आवाज के साथ एक जोरदार धमाका। और आगे देखिए जोहार झारखंड।